बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राणा सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। ये आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद। ये तीनों जर्नैल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक डीजी आईएसआई था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिजाइन पाकिस्तान लेकर आए। जून से लेकर अगस्त तक दहशतगर्द पाकिस्तान आते रहे, सितंबर तक आते रहे बल्कि। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चिल्लाती रही कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल मत करो। पुलिस चिल्लाती रही, हुकूमत चिल्लाती रही, अवाम कहते रहे, अमन पासून के लोग आते रहे, ताजिर एहतजाज करते रहे, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता रहा। अब दहशतगर्दी गले में फंस गई आके। यानी जानबूझकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ये तीन जर्नैल लेकर आए थे ताकि कोई सियासी मैदान के अंदर कोई कामयाबी हासिल की जाए। वो सियासी फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, वहां पे दहशतगर्दी बढ़ गई और वो गले में फंस गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो मकामी अफराद मानते नहीं हैं। तो अब अफगान तालिबान के ऊपर जब से अमेरिका ने बग्राम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बग्राम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मजा चखा देते। तो ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बग्राम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। अब जब से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए और ये एरियल स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है। देखिए, या तो ये दहशतगर्दी नहीं हो, पाकिस्तान में 70-80 हजार अफराद पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की लड़ाई में। और ये पिछली 2-3 दहाइयों से ये चीजें चल रही हैं। लगभग 25 साल 26 साल हो गए दहशतगर्दी की वेव पाकिस्तान में आई हुई है। अब इस मरतबा गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है लगातार अफगानिस्तान पे और इसके नतीजे में वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात खत्म नहीं हो रहे। अब अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया, पहले उस पर एक स्टेटमेंट है, वो आप देख लें। ये अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत, इसका एक ट्वीट है और वो ट्वीट के अंदर क्या दावा कर रहा है। उसने कहा जी, पाकिस्तानी फौजी हुकूमत ने आज रात 9 बजे उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर फिजाई हमला किया, जो मंशियात की लत के इलाज के लिए वक्फ 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक बड़ी सहूलत है। इस हमले के नतीजे में अस्पताल के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं और बड़ी तादाद में जानी नुकसान के शदीद खदशात पाए जाते हैं। बदकिस्मती से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 तक पहुंच गई है, जबकि तकरीबन 250 दीगर अफराद जख्मी होने की इतला है। इमदादी टीमें इस वक्त जाए वकुआ पर आग पर काबू पाने और मुतासरीन की बाकी मानदा लाशें निकालने के लिए काम कर रही हैं। और शोहदा लैलतुल कदर, उसने आगे ये लिखा है। अब मामला यह है कि यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मजम्मत की है, जो मिशन अब अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूद है अफगानिस्तान में, और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट किया है। बीबीसी ने कहा कि बाद लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। काबुल में मनशियात बहाली मरकज़ पर फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम की तरदीद। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो सिर्फ अस्करी अहदाफ को किया है, या उन जगहों पे किया है जहाँ पे दहशतगर्दी होती है, या उन जगहों पे किया है जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आती है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन ये अस्पताल जो है, इसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं और बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने अगर तो इस मौक़िफ़ को साबित करना है तो उन्हें मज़ीद काम करना पड़ेगा। देखिए ना, ये उन्होंने कह दिया कि 400 बंदा वहाँ पे अस्पताल के अंदर मारा गया, तो वो ऐसे दुनिया तो नहीं मान लेगी। इन्हें पूरी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर आलमी इदारों के मिशन अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर एक अस्पताल के ऊपर इस किस्म का अटैक हुआ है तो ये एक वॉर क्राइम है। जैसा कि हमने देखा कि ईरान में बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप मुँह छुपाता फिर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पे हर जगह ये सवाल सामने आ जाता है और बड़ी शर्मिंदगी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन गई है ये चीज़। हत्ता कि जो पीट हेग्सेट, जो अमेरिकन
दिफाई वजीर है उसके लिए भी मुसीबत बनी हुई है और कहा जा रहा है कि उसकी गर्दन फिट हो जाएगी इस मामले में, या कम से कम उसके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसराइल तो ये चीज़ें करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये दावा किया गया कि कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर अफगानिस्तान ये चीज़ साबित करना चाहता है तो उसे ना सिर्फ तस्वीर जारी करनी पड़ेंगी, तमाम तफसीलात जारी करनी पड़ेंगी, बल्कि उसे जो आलमी मिशन अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर सके। बहरहाल ये जो मनशियात के मामले में ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मनशियात का अस्पताल क्यों बनाया गया, किस काम का है। तो लोग अफगानिस्तान को जानते नहीं हैं, और जो लोग अफगानिस्तान को बिल्कुल नहीं समझते वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान जा चुका हूँ। अफगानिस्तान जो है ना वो ऐसे नहीं है। तालिबान के दो वहाँ पे इक़्तिदार आए हैं, एक मुल्ला उमर के दौर में आया, एक ये भी आया हुआ है मुल्ला हैबतुल्लाह के दौर में। इन दोनों अदवार पे आप 1,00,000 उंगली उठा के शिकायत कर सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप कर सकते हैं। लेकिन मनशियात के मामले में इनकी पॉलिसी बहुत सख्त रही। ये बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं और आलमी रिपोर्टें ये बताती हैं कि जब भी इनकी हुकूमत वहाँ पे आई तो इन्होंने फौरी तौर पे मनशियात उगाना, मनशियात का कारोबार वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी सिलसिले में ये अस्पताल भी बनाया गया कि जो लोग मुतासिर हैं उनका इलाज करवाया जाए। अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे मनशियात का कारोबार बहुत तेज़ी से फैला है। जैसे ही अफगान हुकूमत वहाँ पे आई, अफगान में तालिबान की हुकूमत आई, तो साथ ही पाकिस्तान में ये सारा कारोबार आ गया। वजह क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया था। तो पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ हर तरफ जो है वो ये लगी हुई है मनशियात। अच्छा, इसके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। ये वर्कर आते हैं अफगानिस्तान से और वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं हज़ारों की तादाद में। ये बाकायदा एक धंधा है जिसके अंदर सारे मुलव्वस हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, तफसीलात फिर कभी आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये हौलनाक वाक़या है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब नाज़रीन आ जाएँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ मुश्किलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी अजीब बातें की हैं। मैं आपको चंद मिनटों में बता देता हूँ, लेकिन पहले अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद, उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेके लंबे अरसे तक। और जो जौहरी मुज़ाकरात हुए थे 2005 से लेके 2007 तक दुनिया के साथ ईरान के, ये उस मुज़ाकराती टीम के चीफ भी रहे हैं। तो अली लारंजानी के बारे में ये कहा गया कि उनको और उनके बेटे को एक हमले की ज़द में वो आए और उसमें वो शहीद हो गए। ईरान ने इसकी तरदीद की, ईरानी मीडिया ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ। जबकि जो इसराइली वज़ीर दिफा है, इसराइली वज़ारत दिफा जो है वो इसकी कन्फर्मेशन दे रही है। वो ये कह रही है जी हमने अली लारंजानी को कत्ल कर दिया है और ये एक मिसाइल के धमाके में कत्ल किया है। जबकि ईरान इसकी अभी तक तरदीद कर रहा है और एक तहरीर भी सामने लाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन ये दावा किया गया है कि ये आज लिखी गई एक तहरीर है। इससे पहले अली लारंजानी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि मुसलमान मुल्कों से भी एक मुतालबा किया था और 6 नुकाती एक ख़त लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मामला ये है कि ये दावा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया ईरान की जानिब से कि अली लारंजानी जिंदा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइली दावा दुरुस्त है। 13 मार्च को इन्हें एक रैली में भी देखा गया था और ये लगातार आलमी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हर जगह पे ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है ईरान से। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनके सामने ये तजावीज़ और पेशकश रखी गई कि अमेरिका के साथ कशीदगी को कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ईरान अब इस लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया, उन्होंने कहा जी लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफ़ीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक़ दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारग, ये जजीरा है जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर यहाँ पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन
उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और ज़रूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे, इसके बाद तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जे का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं जब चाहूं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैं क्यूबा पर भी कब्जा करूंगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्जे में हमें लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर से उसकी बात हुई है ईरान में धमाकों के हवाले से, और साबिक सदर के साथ बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। इस किस्म का उसने तासुर दिया कि ईरान में धमाके कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो इस पे 4 जिंदा साबिक सदूर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। उसमें एक बुश है, क्लिंटन है, ओबामा है, जो बाइडन है। चारों से उनके ज़राए से बात हुई तो चारों ने कहा नहीं, ट्रंप के साथ कोई बात चारों से दूर में से किसी की भी नहीं हुई। अब ट्रंप जो है वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, साबिक सदूर का सहारा लेना शुरू हो गए हैं। और ये वजह है तन्हाई की। अमेरिका और आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय ममालिक पहले इक्का दुक्का बात कर रहे थे, अब यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ, और जो वज़राए खारजा का इजलास होता है यहां से पूरे यूरोप की पॉलिसी आती है। अब मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कालास, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान से मुताल्लिक जारी जंग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मज़ के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। खलीज फारस में फ़ौज और फ़ौजी जहाज़ ना भेजने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ट्रंप के पास एक तुर्क का पत्ता था, वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुर्की मेंबर है नेटो का 1952 से, तो नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो वो सबके ऊपर अटैक समझा जाता है और सारे मिलकर जवाब देते हैं। तो तुर्की के ऊपर बार बार मिसाइल भेजे जाते थे ताकि नेटो के मेंबर पे अटैक हो रहा है तो सारे मिलकर जवाब देंगे। ये आर्टिकल 5 है नेटो का। लेकिन तुर्की बार बार ये कहता है कि ये हमला हम पे ईरान नहीं कर रहा, और ईरान भी यही कहता है। लिहाजा तुर्की ने जिस तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अब तक की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से नेटो ममालिक के ऊपर वो बाउंडिंग नहीं आई। यानी जो हमला किया है वो नेटो के ममालिक पे नहीं किया ईरान ने अभी तक, और तुर्की एक मुल्क है वहाँ पे करीब में, और उसको निशाना बनाया जाता है बार बार, और ये कोशिश की जाती है कि उसके ज़रिए से लड़ाई में सबको उतारा जाए, तो वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आर्टिकल 5 को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा जो है वो बंद है काफ़ी अरसे से, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए तमाम रहनुमा जो डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने गए उनमें अक्सर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि अब अनाउंसमेंट आ गई है इसराइल से कि ईद उल फितर पे भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा नमाजियों के लिए। तो अब ये उन सारों को शर्म आनी चाहिए जो लोग फ़लस्तीनी रियासत लेने के लिए गए थे, वो एक मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलवा पा रहे। मस्जिद अक्सा का मामला जो है वो इंतहाई हसास है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक और पाकिस्तान, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवाए जाएं नमाजियों के लिए। ईद के मौके पर तो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर और मैं आपको दे देता हूँ। रूस और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। पहले ईरान ने ऑफर किया था सस्ता तेल, अब रशिया ने भी ऑफर कर दिया सस्ता तेल। रूस के सफ़ीर हैं एल्बर्ट पी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने राब्ता किया तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो कोई भी काम करने से पहले अमेरिका से पूछेगा, उसकी खुशनुदी देखेगा। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का फ़ायदा देखा था तो अमेरिकन के साथ मिलकर जर्नैलों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था। लिहाजा देखना यह है कि पाकिस्तान इस ऑफर से फ़ायदा उठाता है या नहीं उठाता। जिस अमेरिका ने इंडिया को इजाज़त दी है वो पाकिस्तान को इजाज़त देता है या नहीं देता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।